हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। कोडरमा में फूड पॉइजनिंग, गुपचुप खाने से 40 लोगों की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के कोडरमा जिले में 40 लोगों की तबियत बिगड़ गई है। इनमें बच्चे समेत अन्य आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गुपचुप खाने से 40 लोगों की तबियत बिगड़ गई है। इनका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये मामला कोडरमा प्रखंड के लोकाई बलरोटांडा का है। चिकित्सकों ने जानकारी दी कि फूड पॉइजनिंग के कारण इनकी तबियत बिगड़ गई है। कोडरमा जिले में शनिवार को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। इससे 40 महिला और बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिया। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकाई के बलरोटांडा गोसाई टोला का है। कैबिनेट में नवंबर में आएगा जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का प्रस्ताव। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने की तैयारी चल रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कैबिनेट के बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि 18 अक्टूबर को ही कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव तैयार कर लेने की बात कही गई थी, पर विभाग ने इसे अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया है। खबर है कि 15 नवंबर के पूर्व इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों ने बताया है कि नगर विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर नगर निगम नहीं बनेगा, बल्कि पूरी तरह से इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा। इसमें टाटा लीज एरिया के अलावा गैर टाटा लीज एरिया को भी शामिल करने की बात है। टाटा स्टील के साथ मिलकर जिला प्रशासन की एक कमेटी इसका संचालन करेगी। इस कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा। इस कमेटी और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी में राज्य सरकार, उद्योग के प्रतिनिधि और शहर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडस्ट्रियल टाउन कमेटी के चेयरमैन पूर्व सिंह भूमि के डीसी होंगे। कमेटी के अधीन कई सेल भी बनेंगे जिसमें अलग अलग काम करने होंगे, जैसे कि लाइसेंस बनाने, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड के मेंटेनेंस। सेंट्रल और राज्य सरकार की ओर से एमपी और एमएलए को दिए जाने वाले फंड के खर्च का फैसला करेंगे। टाटा स्टील की भूमिका नागरिक सुविधा प्रदान करने की होगी। कमेटी सरकार द्वारा दिए जाने वाले ग्रांट का इस्तेमाल भी क्षेत्र के विकास के लिए कर सकती है। होल्डिंग वसूली से लेकर नक्शा पास करने का अधिकार भी कमेटी के पास होगा। घोषणाओं की झंडी लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं सीएम। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वे अपने कार्यकाल के अंतिम चंद महीनों में घोषणाओं की झंडी लगाकर जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा 15 अगस्त को ही की थी, लेकिन आज तक इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान कैसे होगा, इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया। कहां पर आवेदन देना है यह भी स्पष्ट नहीं है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अपने वायदे को पूरा करने का नाटक कर रहे हैं। टीएमएच में हुई मौत के मामले में झारखंड सरकार ने सिविल सर्जन से मांगी रिपोर्ट। इन बिंदुओं पर होगी जांच। राज्य सरकार ने टीएमएच के इलाज के दौरान 31 बच्चों की हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी से रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर सिविल सर्जन ने कहा है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि टीएमएच में 31 बच्चों की मौत हुई, जिसमें 20 से 22 बच्चे की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर और 5 बच्चों की मौत देर से अस्पताल लाने तथा स्थिति ज़्यादा गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान इमरजेंसी में हुई। उन्होंने कहा है कि बच्चों का मल्टी ऑर्गन फेल कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए बच्चों के इलाज से संबंधित कागजातों की जांच कर उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिससे पता चल सकेगा कि उन बच्चों में मल्टी ऑर्गन फेल कैसे हो, क्या कारण थे और कैसे हुए। वहीं 4 ऐसे बच्चे थे जिनको गंभीर बीमारी थी। इसके साथ ही इस बात की जांच की जा रही है कि इनमें से डेंगू से कितने बच्चों की मौत हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है, विस्तृत रूप से जांच की जाएगी ताकि बच्चों की मौत का सही कारण पता चल सके। पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा को लेकर आदिवासियों की विशेष परंपरा की झलक। पुरुष महिला का वेश धारण कर करते हैं नृत्य। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है, जिसमें पुरुष महिला का भेष धारण कर दृश्य नृत्य करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस कला की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान क्रांतिकारियों की खोजने के लिए की गई थी। जमशेदपुर शारदीय नवरात्रि के दौरान देश भर में मां दुर्गा की आराधना का त्यौहार मनाया जाता है
और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जगह जगह पंडाल बनाए जाते हैं और मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान आदिवासी समाज द्वारा एक पुरानी परंपरा का पालन किया जाता है जो आकर्षण का केंद्र रहता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के आदिवासी बहुल गांवों में दशहरा से 5 दिन पहले पुरुष महिला बन जाते हैं। झारखंड के कई जिलों में दुर्गा पूजा पर होगी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों में धीरे धीरे गिरावट हो सकती है। 20 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड में पड़ सकता है। इससे कहीं कहीं बादल आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में हुआ। इसके साथ ही सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान रामगढ़ में दर्ज किया गया। गुरुवार से लेकर अष्टमी तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। महानवमी व दशमी को बारिश होने की संभावना है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। झारखंड में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, लापरवाह हो रहा स्वास्थ्य विभाग। देखें कुछ जिलों का हाल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में डेंगू के 81 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम में हैं। धनबाद में डेंगू के 42, देवघर में 21, दुमका में 9, सरायकेला में 8 और गुमला में 1 मरीज शामिल है। आपको बता दें, इधर राज्य में अब तक डेंगू के 1588 मरीज पीड़ित हुए हैं। इसमें पूर्वी सिंहभूम के 1019 मरीज डेंगू की चपेट में आए हैं। इसके अलावा सरायकेला में 209, रांची में 76, दुमका में 51, हजारीबाग में 43, धनबाद में 42, देवघर में 27 और गिरिडीह में 22 मरीज हैं। अन्य जिलों में इससे कम डेंगू पीड़ित मरीज मिले हैं। इधर डेंगू पीड़ित मरीज में 26 का विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। देवघर में एक तरफ स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बचाव के लिए अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल में इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। विभाग की ओर डेंगू के संभावित मरीज की भर्ती कर इलाज के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, लेकिन डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब उन्हें दूसरे वार्ड में भर्ती कर दिया जा रहा है। झारखंड के 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली पोशाक और स्वेटर, ठंड में ठिठुरते हुए जाएंगे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 4 महीने से अधिक हो गए। इसके बावजूद 34 लाख में से 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिली है। यानी नवंबर से शुरू होने वाली ठंड में ज़्यादातर बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे। यह हाल तब है जब झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस मध्य में जुलाई में ही सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस वर्ष राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुल 34,93,402 विद्यार्थियों को पोशाक दिए जाना है। विभाग के ही आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 11,08,833 विद्यार्थी को ही पोशाक के लिए राशि दी जा सकी है, जबकि 23,84,569 बच्चों को राशि वंचित है। विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई कुल राशि में से सभी जिलों को मिलाकर अब तक 33% ही खर्च की जा सकी है। हालात यह है कि राज्य के 19 जिलों में तो आधी राशि भी खर्च नहीं की जा सकी। हालांकि सरायकेला खरसावां जिले में सबसे अधिक 66% राशि खर्च हुई। इसके अलावा पाकुड़, रामगढ़, जामताड़ा और पूर्व सिंहभूम इस मद में 50% से अधिक राशि खर्च कर चुके हैं, जबकि हजारीबाग व साहेबगंज में सितंबर तक 1 रुपया खर्च नहीं किया गया था। वहीं कोडरमा और दुमका में 10% से कम राशि खर्च की गई है।